आप उनका ख्याल रखो, आपका ख्याल रखेंगे। सिंपल सा सिस्टम है, क्योंकि आपने उसका ख्याल रखना बंद कर दिया। 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी जंगल के लिए, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी गौचर के लिए, राइट। सूखी लकड़ी दिखी नहीं, उठा के ले आए, काट लिया। क्या सुनो, इसलिए पुराने जमाने में भूतों की, प्रेतों की, देवी की, देवताओं की, वन देवता की, वन देवी की ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई कि आपको जंगल में एंटर नहीं करना है। वो जंगल की रक्षा के लिए की गई थी। है हमारे यहाँ पे भी मामा जी का ओरण, दुर्गा जी का ओरण, फलाने जी का ओरण, वो इसलिए की गई थी देवताओं के नाम से एक डर, क्योंकि जंगल आपकी रक्षा कर रहा है, जंगल आपको पोषित कर रहा है बिना आप तक आए हुए, राइट। वो आपको पॉलिनेशन एजेंट बना के तैयार करके रख रहा है, हाँ। और वो सारी की सारी औषधियों को, सारे के सारे बीजों को लाइव, जो जंगल होता है पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी का लाइव क्या होता है, म्यूजियम होता है, गोडाउन होता है, प्रिजर्वर होता है। क्या सुनो, तो जस्ट कल्पना करो कि ये समझ भारत के सभी गांवों को मैंने ये बात समझाई, तो आप लोग गांव के लोग हो, आपको ये बात समझने में कितनी देर लगी? इतनी देर में समझ में आ गया जी, यहीं पे बैठे बैठे समझ में, इतनी में समझ में आ गया। तो क्या करना लायक है कि गांव में जो भी शामलात है ना केंद्र की, उसको क्या कर दो, एक ग्राम सभा बिठाओ और उसको देव वन डिक्लेयर कर दो, ठीक है, जिसमें इंसानों का बर्जत कर दो। बट देववन में ऑलरेडी इंसान एंटर कर चुके, गांव बर्जत आपको ही करना पड़ेगा ना, उसके लिए देवों को देव तो ला नहीं सकते, देव तो लाने के लिए आ ही जाएगा। एक चीज होती है, केसर होता है ना, केसर की छटाई होती है ना, जैसे केसर को घोल के उसमें छटा मारे, उसमें अगर कोई भी लकड़ी काटेगा सारा मर जाएगा, ये पक्का है। मतलब तो डर की वजह से कोई नहीं करता है। और हमारे वहाँ एक जगह जंगली मुर्गे थे, तो माइक से माइक ले माइक हाँ, जंगल जो होता है ना अपना, केसर वाला बोल रहे थे बेटा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। तो केसर जो जंगल होता है, वो जैसे उसको बचाना है, वो काटना नहीं है, तो उसके लिए गांव में सिस्टम, जैसे मुखिया के साथ में रह के वो एक नियम लागू कर दिया, इसमें केसर काट दिया, इस जंगल से कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता, अगर काटेगा तो उसके घर में बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह के मतलब वैसा इस तरह की होता या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह की सारी जो बातें हैं वो इसलिए की गई थी कि जिससे जंगल की इंसानों से, वैम्पायर से रक्षा की जा सके। पर कहने का मतलब है इस तरह की कहानियों से रक्षा तो हो सकती है, पर तो सदा के लिए नहीं, ठीक है ना। तो लालच जो होता है वो नुकसान से ज्यादा बड़ा होता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की कहानियों से बाहर निकल के, ऊपर उठ के, इसके अंदर के मर्म को समझ के, मिल के चेतन समझदारी के साथ अपने जंगल को फिर से उगने देना और उसकी स्वयं से रक्षा करना, बाहर से नहीं, स्वयं से रक्षा करना। और अगर आपने ये कर दिया तो कितने महीने के अंदर या कितने साल के अंदर आपको जंगल दोबारा मिल जाएगा? 2 से 3 साल। तो जितना बायोडाइवर्सिटी आपने लूज किया है उसको रिक्लेम करने में कितने साल चाहिए? 2 से 3 साल। 100 साल में, 200 साल में जितने जंगल कटाए, जो भी कटाए, अगर हर गांव इतना समझ ले कि कम से कम 2 एकड़, बाकी हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी उपलब्धता, कम से कम इतना तो रखे, और सारे के सारे गांव इसमें सहमत हो जाए, तो कितनी देर में जितना हमने बायोडाइवर्सिटी लूज की है वो वापस आ जाएगी? हेलो, 10 से 20 साल तो 10 साल भी नहीं लगते, नहीं 2-3 साल छोटे होते हैं,
हर तरह का पेड़ होता है। कुछ पेड़ 2 साल में बड़ा होता है और कुछ पेड़ 20 साल में भी बड़ा होता है। ठीक है, तो 20 साल में तो हर वैरायटी, हर जीव, हर जंतु, हर पशु, हर पक्षी अपने आप पुनः प्रफुल्लित हो जाएगा, जो भी हमने यूज किया है। अभी मैं व्यवस्था समझा रहा हूँ। तो कहना का मतलब है व्यवस्था बनानी नहीं होती, व्यवस्था समझनी होती है और व्यवस्था को बने रहने देना होता है। हम केवल ना समझी से, अपने लालच से हमने व्यवस्था को समझा नहीं और उसको केवल एक साधन समझा और सारी की सारी व्यवस्था को हमने बिगाड़ दिया। ये जंगल की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि व्यवस्था जो है, तो व्यवस्था के तो व्यवस्था क्या होती है? प्रकृति की व्यवस्था होती है। एक तो प्रकृति में व्यवस्था होती है, और प्रकृति में कौन कौन रहता है? सबसे पहले व्यवस्था होती है प्रकृति में जल की, नंबर 2 जंगल की, नंबर 3 जानवर की, नंबर 4 जमीन की, नंबर 5 जल की। ये 5 जगह होते हैं व्यवस्था में: जल, जंगल, जानवर, जमीन और जल। जल मतलब इंसान। इंसान भी तो आते हैं ना व्यवस्था में, कि नहीं आते? इसके बिना ही बनानी है। हाँ, हाँ, तो ये 4 है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर जगह कितना पानी गिरता है, कितना पानी टिकता है, कितना पानी रुकता है, कितना पानी उतरता है और कितना पानी बहता है, और कितना पानी आपस में शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो होता है ना। जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरा पानी पेट तक ही रहता है। हेलो, मैं पीता तो यहाँ से हूँ, वो पानी कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में। तो पूरे बॉडी का एक एक सेल उस पानी को शेयर करता है, यूज करता है, कंज्यूम करता है, प्रोसेस करता है, राइट? तो उसी तरीके से कितना पानी बरस रहा है, कितना पानी रुक रहा है, कितना पानी उतर रहा है, कितना पानी बह रहा है और कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो प्रकृति ने हर गांव को उसकी जरूरत के मुताबिक ये दिया है। कहीं बरसता ज्यादा है, कहीं रुकता ज्यादा है, कहीं उतरता ज्यादा है और कहीं बहता ज्यादा है। तो हमको ऐसी व्यवस्था की गई है कि जितनी हमारी जरूरत है उतना पानी कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, जमीन में उतारना पड़ेगा। तो हर जगह पे कम से कम 2 तरह के तालाब बनते हैं राजस्थान में। एक होता है देव सागर, एक होता है फूल सागर। मैं लापड़िया के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वहां पे उन्होंने 2 तालाब बनाए, एक देव सागर बनाया, एक फूल सागर बनाया। देव सागर का काम है कि जितना भी उन्होंने क्या किया, मुझे डेमो दिया और उस डेमो से ये पता चला कि कुछ जमीन ऐसी होती है कि जिसमें से पानी नीचे नहीं उतरता, वो वहीं टिका रहता है। उसकी पहचान होती है। कितनों को है पहचान वो? ये भी बहुत बड़ा ज्ञान का विषय है। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो एक तालाब ऐसा होता है कि जहां पे पानी तो आए पर पानी नीचे नहीं उतरता, ऊपर ही टिका रहता है। ऐसा तालाब किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये संचय करने के लिए, यहाँ का पानी टिका रहेगा लंबा। और दूसरा पानी क्या होगा? वो तुरंत पानी, जमीन पानी चूस लेती है और नीचे उतर जाता है। उसका लाभ किसको होगा?
इसका लाभ तो आजू बाजू में रहने वालों को होगा, पर जो नीचे उतार रहा है उसका लाभ किसको होगा? हेलो, किसको नहीं होगा? सबके लिए होगा, राइट। तो धरती को वो चार्ज करेगा, उसकी उपजता को, उसके मॉइस्चर को, और जीव जो नीचे धरती के नीचे जीव रह रहे हैं उन सबको, राइट, वो पूरे पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे, राइट। केचुए से लेके, उदई से लेके, सांप से लेके, मेंढक से लेके। आपको मालूम है कि कितनी मेंढक है वो सूचक होता है बारिश का, आगे ना। मेंढक की जो टटर है वो बताती है कि बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली, यस और नो। बेरी के जो बेर होते हैं वो सूचक होते हैं कि इस बार कितनी बारिश होगी, राइट। फलों को जो फूल आते हैं वो सूचक होते हैं कि इस बार कितनी बारिश होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक बार मैं जूनागढ़ में चला जा रहा था, वहाँ मुक्तानंद बापू हैं, बड़े अच्छे क्रांतिकारी संत हैं, मैं उनके साथ चला जा रहा था। तो रास्ते में देखा कि बहुत सारे बेर लगे हुए थे। तो बापू बोला, एटला होता बेर आ वर्षे खूब सारी बरसात आ। अरे बापू, बेर का बरसात से क्या संबंध? बेर का बरसात से क्या संबंध? तो बापू कहते हैं कि बेटा समझते नहीं हो प्रकृति के नियम को। ये जो बेर है, ये बेर के पेड़ का क्या है? जो बेर का फल है उसके अंदर एक दो पार होते हैं, एक तो गुदा होता है और उसके अंदर बीज होता है। तो जो बीज है और जो गुदा है, ये गुदे का पेड़ क्या करता है? चाहे वो आम का गुदा हो, चाहे वो सेब का हो, किसी का भी हो, हर पेड़ का बाहर गुदा होता है और अंदर बीज होता है। तो जो गुदा है वो क्या काम करता है? खाने के लिए काम आता है, बाकी वो पेड़ के किसी काम का नहीं है। वो पेड़ का मल है, वो पेड़ का वेस्ट प्रोडक्ट है। किसी भी पेड़ का जो गुदा है वो पेड़ के कोई काम नहीं आता, और पेड़ के अलावा सबके काम आता है, यस और नो। और उसके अंदर, क्योंकि उसने क्या किया, सबके लिए भोजन उपलब्ध, अट्रैक्शन उपलब्ध, सुगंध उपलब्ध, टेस्ट उपलब्ध, मॉइस्चर उपलब्ध, ठीक है, और न्यूट्रिशन, सारा का सारा न्यूट्रिशन उसने पैकेज करके रख दिया और उसके बीच में डाल दिया अपना बीज। और आप क्या करोगे? चाहे आप बंदर हो, चाहे आप पक्षी हो, चाहे आप गाय हो, चाहे आप भैंस हो, चाहे आप कोई भी पशु पक्षी हो, और आप क्या करोगे? फटाफट अपने लालच में झपटा मारोगे किसके ऊपर? फल पे। फल खाओगे, फल आपने खा लिया और उसका बीज कहाँ गया? दो तरीके, या तो आपके पेट में गया, या तो आपने बीज चलते हुए फेंक दिया। वही फेंकोगे या दूर जाके फेंकोगे? दूर जाके फेंकोगे। तो आप कौन हो? पेड़ के। जैसे साथी हो गए ना, उसके बीज बो रहे हैं। आप कौन है? पेड़ के माली। उसने आपको पाल रखा है ताकि आप उसके बीज को दूर दूर तक फैलाओ, और बदले में वो आपको भी पालता है, अपना फल देके, अपना न्यूट्रिशन देके। जैसे नो, कितनी सी व्यवस्था है, कितनी सरल सी व्यवस्था है। पर मैं तो बापू कहता है कि तुमको नहीं पता कि जो बेर है, बेर का जो बीज है वो बेर का बेटा है, बच्चा है। और माता पिता अपने बच्चों को कब पैदा करते हैं? ध्यान रखते हैं ना कि वो ऐसे मौसम में, ऐसी स्थिति में बच्चों को पैदा किया जाए ताकि उनके बच्चे रहने की, बने रहने की, बड़े होने की पूरी संभावना हो। ऐसा हो व्यवस्था नहीं होगी, बच्चे पैदा करना ही उसका काम है, उसका बड़ा भी करना है। तो पेड़ इसका ध्यान रखता है कि मेरा जो बच्चा है सबसे पहले यही ना गिर जाए, वो दूर जाए, राइट। और इस तरह से जाए कि जहां वो जाए तो उसका जो न्यूट्रिशन है, इसका बीज का, वो भी उसको मिल जाए। तो आपका मल, पेड़ का जो मल है गुदा, वो आपका भोजन, और आपका जो मल है वो उसका भोजन। हेलो, पेड़ का जो मल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपका भोजन है, और जो आपका मल है वो उसका भोजन है। ये साइकिल है, राइट। तो उसने सुनिश्चित कर दिया
परंतु उसको मालूम है केवल मल और जगह से काम नहीं चलेगा, मॉइस्चर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। और ये जो सारा साइकिल है ये पानी के साइकिल के साथ मेंटेन होता है। तो पेड़ के पास एक ऐसा अंतर संवेदी यंत्र होता है, कैलकुलेशन होती है, जो मौसम को भांपता है। और जब पेड़ को पता है कि किस साल बरसात पर्याप्त होगी, तभी वो अपने बीजों को निकालता है, तभी वो बूढ़ ज्यादा आता है। इसलिए हर साल बूढ़ नहीं आता। सर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, जैसे पेड़, इसलिए उसमें क्या है, इसमें अनंत किस्म की वेरिएशन है। जो आप कह रहे हो ना, ये हर जगह पक्का नहीं होगा, इसमें अनंत किस्म की मौसम के मुताबिक वेरिएशंस होगी। पर मोटा मोटा लॉजिक यही है जी। हमारे यहाँ पे जैसे आपने पेड़ बोला सर, पेड़ एक हमारे यहाँ का पीलू आता है। हाँ पीलू को एक सांगरी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ जी, ये अच्छी बात उनको दीजिए माइक, क्योंकि ये बातें सबके पास जानी चाहिए। जैसे सर मैं मारवाड़ से हूँ, तो हमारे मारवाड़ में क्या है, एक तो सांगरी आती है खेजड़ी पे, एक बेर आता है, और एक झाड़ का पौधा होता है पेड़, उसमें पीलू आते हैं जिसको हम छोटा अंगूर भी बोलते हैं जी। इनकी मात्रा अगर ज्यादा आती है तो उस साल है ना बारिश अच्छी होती है। बट इसके ऑपोजिट केर आता है, जो कि मार्केट में 1500 रुपये, यानी सबसे महंगा मेवा बोल सकते हैं आप, जो कड़वा होता है, डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट होता है। उसकी अगर मात्रा ज्यादा है तो उस पर अकाल पड़ने की संभावना होती है। तो प्रकृति आपको दोनों सिग्नल दे रही है, राइट। और केयर के बीज की भी एक अपनी कोई ना कोई डायनेमिक्स होगा। अगर आप उसको केयर होगे तो ये सारा आ जाता है। तो मतलब जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको बोलते हैं कौन से वाक्य बोलते हैं, प्रकृति के ऐसे, प्रकृति को पढ़ने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ वाक्य है, ठीक है, कि इस मौसम में ये हो तो ये होता है, इसमें ये होता है तो ये होता है, ठीक है। तो आ जाएगा, मुझे शब्द याद आ जाएगा। ऐसे तकरीबन 200-250 वाक्य हमारी कहानियों में है, हमारे किस्सों में है, हमारी कहावतों में है। हमारे यहाँ एक लोकल शब्द है सवर्ण, मतलब आपको संकेत देती है। हाँ, कुदरत संकेत देती है, उन संकेतों को हमने भाषा में, कहावतों में गढ़ा हुआ है, तो उनके वो वाक्य हैं। तो ऐसे तकरीबन 200-250 वाक्य हैं, जिसमें एक एक वाक्य को अगर आप पढ़ोगे तो कुदरत के सारे संकेतों को पढ़ना आप सीख जाओगे। इन शॉर्ट, हर चीज का सह अस्तित्व होता है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो स्थूल है, और हमारा काम है उनके बीच का जो संतुलन है, संबंध है, वो बना रहे। तो एक दूसरे के साथ संबंध में पूरकता और पोषण बना रहे, उसी को व्यवस्था कहते हैं। हर चीज एक दूसरे के लिए पोषक है, हर चीज एक दूसरे के लिए उपयोगी है, सहायक है। तो इनकी पूरकता और पोषण और सहायता का जो नियम है, उसका बने रहना ही व्यवस्था है। तो जल को उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर नहीं रुका तो हमने नुकसान का नहीं हो, सबके फायदे का है कि जितना जल उतरे। तो क्या हमारे शहर में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जल नीचे उतर सके? हमने खत्म कर दी, तो हम क्या निकाल ही रहे हैं, डाल कुछ नहीं रहे। परंतु गांव क्या कर रहा था? तो हमको क्या करना है कि हमको ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारा गांव चूसे नहीं, ट्यूबवेल के माध्यम से नीचे उतारे। पहले हम तालाब बना के नीचे उतारते थे, अब उतारना हमने बंद कर दिया, और ज्यादातर हमने तालाब और कुएं और बावड़ियां भी खत्म कर लिए। अब हमको समझ में आ गया कि असली जल नीचे वाला होता है, ट्यूबवेल वाला, पाइपलाइन वाला नहीं होता। और हमको फिर से अपने बावड़ियां, फिर से अपने तालाब, फिर से अपने देव सागर, फिर से अपने फूल सागर फिर से तैयार करने हैं। और ये समझ में पड़ जाए तो कितना समय लगेगा हमें अपने तालाब ठीक करने में, अपनी बावड़ियां ठीक करने के, अपने कुएं ठीक करने के? सारा गांव लग जाए तो कितना फंड चाहिए सरकार का, वर्ल्ड बैंक का, स्टेट गवर्नमेंट का, एग्जैक्टली आपकी मेहनत है। तो कितने साल लगेंगे? ये सारे के सारे जल की व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के, जो पहले से हमारे पुरखों ने करके रखी है, समझ के। हेलो, अब तो सबके पास ट्रैक्टर भी है, क्रेने भी है,
हाँ, तो एक बरसात ले लो, 2 बरसात ले लो, तो 2 बरसात हमको लगेगी पूरे भारत को फिर से जल से मग्न करने की। या सुनो, जो भी लॉस हुआ है वो हम अगर समझ ठीक हो जाए, और गांव व्यवस्था गांव की होगी, शहर की नहीं होगी, सरकार की नहीं होगी, बाजार की नहीं होगी, वो समाज की व्यवस्था होगी। ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया। जंगल कितने भांति के, कितने प्रकार के पौधे, अकेले पौधे चाहिए या जीव भी चाहिए? तो जंगल और जानवर दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि उनका घर दो दोगे तो जानवर आ जाएगा। यस नो? तो अगर आपने जंगल को, पूरे जंगल को, तो आपको क्या करना जंगल लगाने के लिए? कुछ नहीं। बस इंसान को उस एरिया में इंसान का दखल बंद कर देना है, और जितने बीज पॉसिबल है वहां जाके बिखेर दो। यस नो? जहां से मिले, जितने मिले, असली जो पुराने बीज है बिखेर दो, बाकी प्रकृति खुद पैदा कर लेगी। तो कितने देर लगेगी पूरे के पूरे भारत को फिर से जंगल से लबालब करने में? हेलो, 3-4 साल। 5 से 10 साल ये हो गया। अच्छा, जब ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, चाहे हमने जितना जहर क्यों ना डाला हो, तो इसको ठीक करने में कितना समय लगेगा? बंद कर दो ये बाकी तीनों को अपने की व्यवस्था कर दी। जब ये आपके पास पर्याप्त आ गए, तो इसको रिचार्ज करने के लिए यहाँ से पक्षी रिचार्ज करने के लिए आ गए। ठीक है, सारे के सारे पेस्ट आ गए, सारी की सारी ऊंधई आ गई, सारी के सारे केचुए आ गए, और भी असंख्य जीव हैं जिनको हम जानते नहीं है, परंतु वो काम करते हैं। पॉलिनेशन एजेंट आ गए, सब कुछ आ गए। ठीक है, तो इस जमीन को दोबारा रिवाइव होने में, शुद्ध होने में, ताजी होने में कितना देर लगेगी? बहुत कम टाइम हो जाएगा। हेलो, जंगल को तैयार होने से आधा टाइम, जंगल से भी आधे टाइम में तैयार हो जाएंगे। तो मित्रों, वर्तमान अव्यवस्था ने चाहे जितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो, जब हम जाग जाएंगे, समझ जाएंगे, व्यवस्था समझ जाएंगे, और हमारी कमिटमेंट लाभ, लोभ, सत्ता और भोग, तो इनको खराब क्यों किया? ये जो नीचे सिर्फ इसने किया। और इसने क्यों किया? अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने भोग की आदत से। राइट? ये इतना लाभ, लोभ, सत्ता और भोग की आदत आई कहां से? क्या इंसान में कोई वायरस है, बीमारी है, इन्फेक्शन है, रेप्टिलियन आ गए हैं, एलियन आ गए हैं, इल्यूमिनाती आ गई है? क्या ये कहां से आ गए? तो असल में इसका जो सत्यानाश किया वो इसने किया, क्योंकि वो इसको नहीं समझा। अच्छा, व्यवस्था में वो इसको समझा, क्योंकि व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था का दूसरा काम है, व्यवस्था का मतलब होता है अंग प्रत्यंग में संगीतमयता और संतुलन। छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल हर वस्तु के बीच में एक सहसंबंध होता है, एक संतुलन होता है, एक संगीतमयता होती है। कोई किसी के ऊपर आरोपित नहीं करता, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, कोई किसी को दबाता नहीं है। सब एक दूसरे के साथ एक संगीत में, एक रिदमिक डांसिंग रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे किसी ने कहा है, एक दुखी शायर ने कहा है, सांसें दिल नाजुक की तरह हिलती है, नाजुक दिल की तरह हिलती हैं सांसें, सांसें दिल नाजुक की तरह हिलती हैं,
कलियां मेरे जख्मों की तरह खिलती है। एक तुम ना मिले वरना बसंती रुत में फसलें भी खड़ी हो के गले मिलती है। भाई सिस्टम क्या है? एक दूसरे से गले मिलने का, एक दूसरे को दबाने दचोने खाने का नहीं है, राइट? तो प्रकृति ने हर एक जीव के बचने के लिए, पैदा होने के लिए, बने रहने के लिए, बड़े होने के लिए और अपनी संतति को फैलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूरी व्यवस्था कर रखी है। यस और नो? उसने मच्छर के लिए भी, उसने मगरमच्छ के लिए भी, सबके लिए अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी है। और कोई बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था भी प्रकृति ने कर रखी है। यस और नो? तो प्रकृति ने जो व्यवस्था कर रखी है वो व्यवस्था है कि हर एक जीव को पोषण मिल जाए, रक्षण मिल जाए, संवर्धन मिल जाए। जब हर एक जीव को का रक्षण सुनिश्चित हो, उसका पोषण सुरक्षित हो और उसका संवर्धन, उसको फैलना है, इंप्रूव होना है, विकसित होना, वो सुनिश्चित हो, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं समृद्धि। यस और नो? तो समृद्धि किसमें है? अरे व्यवस्था में पहले से ही समृद्धि है। यस और नो? और समृद्धि किसकी? एक आदमी की, 1% आदमी की, 2% आदमी की, एक जीव की या 2 जीव की या हर जीव की, राइट? तो वो कब समझ में आएगी? जब व्यवस्था समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा, राइट? तो हमको प्रकृति की व्यवस्था तो चलो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, परंतु हमको इंसान की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही कि इंसान को क्या चाहिए। लाभ चाहिए, लोभ चाहिए, सत्ता चाहिए या भोग चाहिए। अच्छा, ये करके किसी का पूरा हुआ आज तक? कभी होगा? कभी होने की संभावना है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इसको टेस्ट कर लिया कि एक व्यक्ति का लाभ, लोभ, सत्ता और भोग की जो लालच है वो कभी पूरी तो नहीं हो सकती, परंतु वो पूरी की पूरी सृष्टि को, पूरी की पूरी धरती को सदा के लिए खत्म करने के लिए पर्याप्त है। जैसे वो, और आज हम उसके मुहाने पे तीसरे विश्व युद्ध पे खड़े हैं। अब कभी भी एटम बम चल सकता है और जब वो चलेगा वो वहीं तक नहीं रहेगा, वो पूरी की पूरी धरती के सारी व्यवस्था को सदा के लिए खत्म कर देगा। धरती पे मानव और मानव के अलावा सारी जातियां तकरीबन 5 बार आके खत्म हुई है। डायनासोर भी कम से कम 5 बार आए और 5 बार खत्म हुए। तो इंसान भी कई बार आए होंगे, कई बार खत्म हुए होंगे, पर इंसान खत्म हो जाते हैं क्योंकि दुर्घटना का स्पेस भी प्रकृति रखती है। दुर्घटना का स्पेस भी प्रकृति, प्रलय का स्पेस भी धरती में है, चाहे वो जल के साथ हो, चाहे वो थल की हो, चाहे वो अग्नि की हो, चाहे वो वायु से हो, किसी भी तरह से प्रलय या व्यवस्था आ सकती है। इसलिए कुछ समय के लिए जीव सृष्टि की जातियां खत्म भी हो सकती हैं, परंतु प्रकृति उसको दोबारा पैदा होने का, दोबारा उसका रक्षण, पोषण, संवर्धन करने का की व्यवस्था भी प्रकृति करके रखती है। और धरती पे ये कम से कम 5 बार तो हो चुका, पर इस बार फिर से होगा विनाश, पर वो प्रकृति नहीं करेगी। अगर प्रकृति वो विनाश करती है तो प्रकृति आपको दोबारा पैदा कर लेगी, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, उसका सिर्फ व्हीकल जाता है, तो प्रकृति व्हीकल पैदा करती रहेगी, तो आत्मा को फिर से शरीर मिलते रहेंगे। हाँ, 2-3 कुछ समय के लिए आपको थोड़ा फ्री देके तमाशा देखना पड़ेगा, इंतजार ही तो करना है, जाता तो और कुछ नहीं है ना। ऐसा नो? तो प्रकृति अल्टीमेटली किसी का विनाश, किसी का खात्मा करती नहीं है, वो हर चीज को प्रिजर्व करके रखती है, कभी सूक्ष्म रूप में, कभी स्थूल रूप में, कभी दोनों रूप में। तो अभी हम सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप में हैं, राइट? जब प्रलय आती है तो स्थूल रूप में नहीं होता, सूक्ष्म रूप में तो सब बना ही रहेगा। यस और नो? तो धरती खत्म हो जाएगी तो स्थूल खत्म होगा, सूक्ष्म तो बना ही रहेगा। यस और नो? तो हमें क्या करना है?
हमको स्थूल चाहिए, सूक्ष्म चाहिए, दोनों चाहिए? अपने लिए चाहिए, अपनों के लिए चाहिए, या सबके लिए चाहिए? ये समझ के बिना व्यवस्था समझ में नहीं आ सकती। इसलिए हमारी व्यवस्था है कि हर एक जीव का रक्षण, पोषण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके, ऐसी व्यवस्था हमको बनानी नहीं है। ऐसी व्यवस्था प्रकृति में पहले से है, हमको केवल उसको समझना है, उसके मुताबिक जीना है और दूसरों को समझने में सहायक होना है। और अगर तो इस कमी को हमारी पिछली 2 जनरेशन ने इसको इग्नोर किया और उन्होंने क्या किया, व्यवस्था को छोड़ के लालच, सत्ता और भोग में लगे। इसलिए हमने कोठियां इकट्ठी की, इसलिए हमने शहर बनाए, इसलिए हमने जहाज बनाए, इसलिए हमने एटम बम बनाए, और इसलिए हमने वैक्सीन भी बनाए, और इसलिए हमने नोट भी बनाए, और इसलिए हमने बोट भी बनाए, और इसलिए हमने कोट भी बनाए, और सब बना के देख लिया। और जो हमारा हाल है, हाँ, मजा ही मजा है। कोट खा रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा हमने करके देख लिया, और अब हमको पता चल गया कि दिस इज नॉट द वे। ठीक है, तो अब हमको फिर से अपने को, अपनों को और सबको कहना पड़ेगा, अब लौट चले। राइट? सो तुमको बाहें पसारे, तुमको पुकारे देश तेरा। कौन सा देश? ये धरती देश है। हिंदुस्तान पाकिस्तान देश नहीं है, ये धरती देश है। अच्छा, आप लोग भारत माता के बेटे हो या भारत पिता के? अच्छा, भारत का नाम भारत किसके ऊपर पड़ा? राजा भरत के नाम पे। राइट? वो पिता होगा कि माता होगा? हेलो, कि जब है जी, ठीक है, पंडितों से कोई बात छीन तो सकता नहीं हो, कहीं ना कहीं से कुछ तो निकालेंगे। कुछ तो निकालेंगे। क्या बोला गया? सरस्वती का नाम है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। माध्यम से वो भारती कहा गया। अच्छा, तो गंगा का नाम नहीं है, तो सिंधु का नाम नहीं है, तो सतलुज का नाम नहीं है, तो आपको सरस्वती क्यों चाहिए? नहीं, वो ज्ञान के भंडार के अनुसार उसका नाम भारती है। अच्छा, बाकी सारे अज्ञान का भंडार है। सब सीखने तो यही कहा है। तो कहने का मतलब है, अपनी बात को पूरा करने के लिए हमने पूरे ग्रंथ बना रखे, उसका जो विपरीत तर्क है वो भी उतना ही रेलेवेंट है। हर सिंधु माता है, केवल सरस्वती नहीं। तो गंगा भी माता है, जमुना भी माता है, सरस्वती भी माता है। ठीक है, ठीक है, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये सारी की सारी माताएं हैं। मैं आता हूँ उसके ऊपर, देव मुझे वो भी पता है। उसके अलावा महादेव के अलावा ब्रह्मा भी तो बैठा है भाई, जिसने सृष्टि पैदा की, उसकी बात ही नहीं करते, सीधा शंभू के पहुंच रहे हो। सरस्वती तो उसकी पत्नी है, और जाके बिठा दिया शंभू के सिर पे। पत्नी किसकी और बेटी किसकी? वो उसकी बेटी की पत्नी है। पंडित जी, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है या पत्नी है? तो बेटी किसकी थी वो? हाँ, वो भी उसकी की थी। ये कहानियां पंडितों ने बनाई है, मैंने, मेरी कहानी नहीं है, मेरी कहानी नहीं है भाई, पुराण में पढ़ लो। उन्होंने पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के ऊपर मोहित हो गए और उनके पीछे तो उन्होंने शादी की। उसी पे तो गायत्री मंत्र है ना? बताइए। उसी पे तो गायत्री मंत्र है। अब इसको बोलते हैं कि जब हम व्यवस्था के बीच में अव्यवस्था के 2 सूत्र आ जाते हैं तो सारे के सारे फिसल के कंट्रोवर्सी में बढ़ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, चाहे वो कंट्रोवर्सी ब्राह्मणों ने फैलाई हो, चाहे क्षत्रियों ने फैलाई हो,
या किसी ने फैलाई हो, हमें उनके बीच में ज्यादा उलझना नहीं है। हमें किसके ऊपर आना है? व्यवस्था सूत्र पे आना है। तो हमारा व्यवस्था सूत्र क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे के पूरक, ठीक है। सारी नदियां एक दूसरे के पूरक है। अगर गाय हमारी माता है तो भैंस हमारी मौसी है। और कौन कौन मौसी का दूध पी के बड़ा हुआ है? गाय माता तो बेल क्या हुआ? हाँ, बेल क्या हुआ? ठीक है, आप इनको संभाल लीजिए। अगर गाय माता हो गई, मेरी कोई मजबूरी नहीं है जवाब देने की। जवाब देने की मजबूरी तो है आपकी। मेरी कोई नहीं है। मैं सर्वतंत्र, क्या हुआ? मैं सर्वतंत्र। माता तुम्हारी होगी तो आखला क्या है? आखला मेरा पिता है, ये बात इसका मुझे गर्व है। आखला ही नहीं मेरा गर्व है, जो मौसी का पति है वो भी बड़ा मासा है कि नहीं है? प्राणी मानते हैं इनको। है? हम तो प्राणी मानते हैं कि गाय पशु है। नहीं ना, उसमें बहुत सारे लॉजिक है। देखो, कुछ भी मानो, वो हम सब के लिए उनका रक्षण, पोषण, संवर्धन और उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। उसके रंग रूप और ग्रंथ के ऊपर नहीं जाने, क्योंकि उसके रंग रूप के ऊपर जितनी भी कहानियां गढ़ी हैं वो हमने गढ़ी है, चाहे ब्राह्मण रूप में गढ़ी है चाहे किसी रूप में गढ़ी है, वो हमारी कहानियां हैं। तो अगर उसमें कोई कमी है वो हमारी कमी है, वो गाय की या भैंस की कमी नहीं, ये कह रहा हूँ। तो अपनी कमी को स्वीकारो और आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है। तो जीव आपका क्या है? काव्य रूप में पिता हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो लाभ लोभ लालच को तो हमने इसको टेस्ट कर लिया। अब हमको इसकी जगह है, क्योंकि हमने क्या किया, ये रखते तो हम, क्योंकि हर एक ये जो प्रकृति की व्यवस्था है उसके साथ साथ ये जो जन है ये भी व्यवस्था बनाते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था बनाते हैं? अपने जीवन के लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो मानव जो है वो अपने लिए व्यवस्था बनाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म और उत्पाद। ये क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है और उत्पादन भी एक। पर ये किसकी व्यवस्था? प्रकृति की या मानव की? तो कमी किसमें है? इसमें या इसमें? अच्छा, कमी इसमें, जो कमी है वो किसकी कमी है? इसकी कमी जो है वो किसकी कमी है? उसके जेनेटिक्स की कमी है, उसके जन्मों की कमी है, उसके ग्रंथों की कमी है, उसके काल की कमी है, कलयुग की कमी है, या इसकी कमी है, या उसकी कमी है, या उसकी समझ की कमी है। हेलो, तो देश काल को हम सबको सम्मान करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हमने जो भी गलतियां की हैं, और पिछले दो पीढ़ी ने की है, मुख्यतः सबसे ज्यादा गलती किसने की है? पिछली 2 पीढ़ी ने की है। तो हजारों पीढ़ियों ने जिस चीज को, जिस धरती को, जिस व्यवस्था को, जिस जीव सृष्टि को बनाए रखा, बचाए रखा, सुरक्षित रखा, हमारे तक उसको बराबर लेके आए। और हमने अपने समझ को छोड़ के हमने लाभ लोभ और सत्ता के लालच में हमने क्या किया? उसका सत्यानाश कर दिया। यस और नो? तो अब हमको क्या करना है? और ये जो लाभ लोभ लालच है वो हमने कहाँ डाल दिया? अपनी जो भी हम करते हैं उसके अंदर वो हमने पहले से डाल दिया। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जब व्यवस्थाएं को समझा, समझ के व्यवस्थाओं को बनाया, तो उन्होंने कहा कि लाभ लोभ लालच और सत्ता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो लेट गए हैं वो बैठ जाओ, जरा बैठ जाओ। अभी मतलब की बात कही जा रही है, उनको उठाओ जरा। जो लाभ लोभ लालच है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी मानव की नैसर्गिक क्रिया है।
क्या समझ मानव में होनी चाहिए? लोभ लालच ही होना चाहिए या समझ भी होनी चाहिए? तो हमने समझा कि कहाँ लाभ जो लोभ है वो काम करता है, कहीं कहीं लाभ भी काम करता है, कहीं कहीं सत्ता भी काम करती है और कहीं कहीं भोग भी काम करता है। करता है ना, नहीं करता? पर क्या वो हर जगह काम करता है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लाभ, लोभ, लालच, सत्ता, भोग काम नहीं करता, क्योंकि इनकी सीमा है। व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था ये भी कहती है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है और हर चीज की सीमा है, और किसी भी चीज की अति करोगे वही अव्यवस्था है। लिमिट क्रॉस हो गई। तो बुद्ध से किसी ने पूछा कि पाप क्या है, तो उन्होंने किसी भी चीज की अति पाप है। किसी भी चीज की जो अति है वही पाप है। और ये अति हमने पिछली 2 जनरेशन में, 3 जनरेशन में या 5 जनरेशन में की है, यस और नो? और वो जो अति है हमारी किसमें व्यक्त होती है? हमारे लाभ वृत्ति में, हमारी लोभ वृत्ति में, हमारी भोग वृत्ति में, और हमारी सत्ता में की जो अति है उसमें वो व्यक्त होती है। और ये जो वृत्ति है ये हमने जहां जहां हमारी सीमा थी, क्योंकि ये क्या कर देती है? हमारी सीमाओं को तोड़ देती है। क्या खाना है उसकी सीमा तोड़ देती है, क्या पाना है उसकी सीमा तोड़ देती है, क्या रखना है उसकी सीमा तोड़ देती है, क्या नष्ट करना उसकी सीमा तोड़ देती है, कौन अपना है उसकी सीमा तोड़ देती है, कौन पराया है उसकी सीमा तोड़ देती है, कौन सही है उसकी सीमा तोड़ देती है, कौन गलत है उसकी सीमा तोड़ देती है, राइट? और कौन प्रकृति है कौन अप्राकृतिक है, तो क्या सहज है क्या असहज है, क्या जरूरी है क्या क्या जरूरी नहीं है, इस सब का जो मति भ्रम है वही मूर्खता है। और हम उस मूर्खता का फल इस समय भोग रहे हैं। तो इससे दूर करना है तो अपनी मूर्खता को हटाना है और उसकी जगह समझदारी को फिर से साबित करना है। अच्छा, समझदारी पैदा करनी पड़ती है या होती है? होती है, उसको ट्रांसफर हेलो, तो मूर्खता को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना है, उसके अंदर जेनेटिक्स लगाना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, उनको पीएचडी करवानी पड़ेगी, अच्छे काम करना चालू कर दो तो मूर्खता ऑटोमेटिक खत्म होगी। यानी कुछ नहीं कहना पड़ेगा, ऐसे सामाजिक सत्संग करने पड़ेंगे। और जो हमारी सदा सदा से जो हमारी संस्कृति है, हमारी समझ है, उसको फिर से याद करना पड़ेगा और उसको अपनी दृष्टि में फिर से अपनाना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। यस और नो? तो ये जो बातें हम कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी बातें हैं? ये किसको समझ में नहीं आएंगी? हेलो, इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत है? इसके लिए कोई डिग्री करने की जरूरत है? इसके लिए स्कूल जाने की जरूरत है? हेलो, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है? नहीं, सिंपल है, क्योंकि व्यवस्था सहज होती है, सर्व सुलभ होती है और प्रत्यक्ष होती है। सिर्फ उसको आंखें खोल के देखना होता है और वो अपने आप अपना स्थान लेना शुरू कर देती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो हमारे पूर्वजों ने पुराने जमाने में ये तय कर रखा था कि लाभ, लोभ, लालच मानव में रहेगा, परंतु वो मानव को नुकसान ना पहुंचा सके। तो उन्होंने उनके कुछ दायरे तय किए थे कि हम लोभ के लिए काम करेंगे, लाभ के लिए काम करेंगे, परंतु 5 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें हम लाभ, लोभ, लालच और सत्ता को घुसने नहीं देंगे। जैसे जंगल में आदमी को घुसने नहीं देंगे, उसी तरह से 5 ऐसे क्षेत्र व्यवस्था के हमने स्पष्ट किए जिसमें हम लाभ को, लोभ को, लालच को, सत्ता को घुसने नहीं देंगे। पहला क्षेत्र था शिक्षा। शिक्षा सबकी होती है, सबके लिए होती है, सबके लिए सम्मान होती है, इसमें कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए शिक्षक को कोई पगार नहीं, इसलिए शिक्षा की कोई कीमत नहीं। उसको मान मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको आदर मिलेगा, उसको सुरक्षा मिलेगी,
और उसकी पूरी जिम्मेवारी समाज स्वीकार करेगा, परंतु उसकी कोई कीमत तय करेगा नहीं। इसलिए शिक्षक का पगार नहीं है, शिक्षक का काम नहीं। ये हमारी व्यवस्था थी। ये अनमोल चीज है, शिक्षा क्या कीमत है? यानी उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। दूसरा कौन सी व्यवस्था थी? इसका मोल नहीं, बोला कि इसका मोल नहीं लगाना, इसका भाव तोल नहीं करना, इसको बेचना खरीदना नहीं, इसका मूल्य नहीं लगाना। स्वास्थ्य। इसलिए वैद्य को पगार नहीं, मूल्य नहीं, और क्या देना है उसके बदले? मान, सम्मान, सेवा, सुरक्षा और उसके पूरे परिवार की जिम्मेवारी। यस नो? यस नो? ये कौन करता था? समाज करता था। और तीसरा कौन? न्याय कौन? गांव का जो सबसे समझदार व्यक्ति है, तो पूरे गांव में न्याय करने के लिए कितने पंच, कितने सरपंच, कितने वकील, कितने जज और कितने सुप्रीम कोर्ट के जज और कितनी अदालतें चाहिए? हेलो, 5 भी क्यों चाहिए? अगर एक समझदार हो और सब उसको स्वीकार करते हो, विश्वास करते हो, तो एक ही काफी है ना। तो उसको क्या देना पड़ेगा? पैसे, मान, सम्मान और उसका रक्षण और उसकी जिम्मेवारी स्वीकार करनी पड़ेगी। किसको? सारे गांव को। और तीसरा क्या चाहिए? धर्म। तो सारे के सारे गांव को, सारे के सारे समाज को धर्म समझाने वाले कितने यूनिवर्सिटी चाहिए, कितने मंदिर चाहिए, कितने मठ चाहिए, कितनी गुफाएं चाहिए, कितने तीर्थ चाहिए, कितने साधु चाहिए, कितने संप्रदाय चाहिए, कितने चाहिए भाई? एक साधु काफी है, और सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ना हो तो भी चले, पर हो तो एक ही काफी। उसके बाद तो यही चाहिए। तो एक गांव के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, एवरेज गांव है कि आबादी भारत में है 5.5 लाख गांव है, एवरेज गांव की आबादी है 4000। हर गांव में एवरेज 1200 बच्चे होते हैं। उन सभी 1200 बच्चों को सारी की सारी 72 कलाएं सिखाने वाले लोग कहीं से लाने पड़ेंगे कि गांव में पहले से होते थे? हेलो, वो पहले से ही होते थे। थोड़ी थोड़ी संस्कृत सिखाने वाले, थोड़े थोड़े ज्योतिष सिखाने वाले बाहर से लाने पड़ते थे, बाकी तो सारे के सारे 72 कलाएं सिखाने वाले गांव में ही होते थे। या सुनो, और बड़े ही का बेटा बड़े ही से सीख लेता था, कुमार का कुमार से लिख लेता था, तेली का तेली से सीख लेता था। आपको किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। अपना घर, अपना परिवार, अपनी संस्कृति, अपना समाज ही यूनिवर्सिटी है। वही हमारा विद्यालय है। उसमें हर बच्चे के लिए 100% जो रोजगार है वो पहले से ही गारंटीड है। यस और नो? तो आपको रोजगार, विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो लोहा, ये जो जिसको बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, ये लोहा बनाने का कारखाना है। जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल स्कूल ऑफ नेशनल डिजाइन एकेडमी, ये क्या है? दर्जी बनाने की फैक्ट्री है, राइट? और जिसको फैशन डिजाइनिंग कह रहे हो, और जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन बनाने की फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, जिसको किसी को वायरिंग करनी नहीं आती। आती किसी? इलेक्ट्रिक इंजीनियर को घर की वायरिंग करनी आती है? नहीं, मैंने कहा वो तो बहुतों को आती है, जो पढ़ाई नहीं की उनको तो आती है, पर जो पढ़े हुए मैं तो उनकी बात करता हूँ। तो हमने कुछ नहीं किया। ये यूनिवर्सिटियां जो हमारे घर घर में खुली हुई थी, उनको हमने कमर्शलाइज करके डिग्री बांटने का सौदा कर दिया। उसमें से जो ज्ञान है, अनुभव है, कुशलता है, वो खत्म कर दी और गांव को हमने हमारे कामगारों से लूट लिए। यस और नो? डिग्री के नाम से। नहीं तो पूरे हर गांव में ये सारे कामगार और सारे के सारे ईमानदार होते थे।
कुशल होते थे, जवाबदार होते थे और हर पल 1 घंटे में 1 सेकंड में उपलब्ध होते थे। यस और नो? यस और नो? किसी चीज की कमी होती नहीं थी, इसलिए खर्चा भी नहीं होता था, तो सारी व्यवस्थाएं बनी रहती थी, बची रहती थी। तो हमारे पास एक ही व्यवस्था थी कि शिक्षा से प्रॉफिट को खत्म कर दो, सरकार को खत्म कर दो, बाजार को खत्म कर दो। बिल्कुल होगी, बोलना तो बिल्कुल होगी, बताता हूँ कैसे होगी। क्योंकि सरकार का वो काम ही नहीं। शिक्षा सरकार का काम है कि समाज का काम है? बच्चे किसके, स्कूल किसके, पैसे किसके, ज्ञान किसका? तो सरकार कहाँ से आ रही? हेलो, नहीं, समाज सरकार के लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हम बाद में बात करते हैं कि सरकार क्या, अभी मुझे सरकार पे आया नहीं, अभी सरकार पे बाद में बात, सरकार बाद में समझते हैं क्योंकि वो वेस्टर्न व्यवस्था का पार्ट है। वो अभी हम अपनी व्यवस्था समझिए। हमारे यहाँ भी सरकार होती थी जिसको बोलते थे राजा। राजा का केवल 2 ही काम थे, रक्षण और संवर्धन, बस। बेचना खाना उसका काम नहीं था। शिक्षा कौन सी होगी वो तय नहीं करेगा, वो समाज करेगा। स्वस्थ रखना उसका काम नहीं है, वो समाज का काम है। जहां कमी हो जाए तो उसको पूरी करने में सहायक होना राजा का काम था, अन्यथा उसका और कोई काम नहीं था। और रक्षण करने के लिए राजा लड़ने नहीं जाता था, लड़ने के लिए समाज ही अपने बच्चे देता था। यस, उसके लिए अनाज भी समाज देता था और बालक भी समाज ही देता था। तो राजा की ऐसी कोई औकात, जरूरत नहीं। तो समाज जो स्वास्थ्य है, एक गांव को स्वस्थ रखने के लिए कितने वैद्य चाहिए? एक गांव को न्याय की सारी जरूरतों को पूरे करने के लिए कितने न्यायविद चाहिए, कितने पद चाहिए? एक गांव के सारे बच्चों को पूर्ण रूप से हर विद्या में, हर कला में शिक्षित करने के लिए कितने शिक्षक चाहिए? और वो कहां से लाने पड़ेंगे? वो गांव में पहले से ही है, उसमें से डिग्री हटानी पड़ेगी, उसमें से डिग्री हटानी पड़ेगी, हटा दो। राइट, प्रॉफिट के लिए, सैलरी के लिए रोजगार की व्यवस्था हटा दो, तो सारे के सारे लोग उत्पादन करने लगेंगे और उनको मान सम्मान दो। राइट, फैशन डिजाइनर नहीं, दर्जी भी उतना ही सम्मानित है जितना फैशन डिजाइनर। ऐसा नो, वही असली फैशन डिजाइनर जिसने आज तक की सारी स्त्रियों को खूब सुंदर और लवणीय रखा है। ऐसा नो। अच्छा, पहले की पोशाक ज्यादा सुंदर लगती है ये जब नई बनाई है, ये ज्यादा सुंदर लगती है? एनीवन? पहले वाले तो पहले दर्जी अच्छे थे कि आज के अच्छे? तो 5वां एक और एरिया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाभ के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए उत्पादन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जो गांव है वो उत्पादन बेचने के लिए नहीं करेगा, वो अपनी जरूरत के लिए करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाव मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी से भाव मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कीमतों की, फिर महंगाई की, अपना सर्कुलेशन चालू हो फिर फ्री फंड की, खैरात की, फिर लोन की, फिर खैरात की जरूरत ही नहीं है। वो कब पड़ेगी? क्योंकि अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या आज भी भारत का कोई ऐसा गांव है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो अपनी जरूरत की अन्न की, जो भी अन्न को बेचता है, वो अपनी जरूरत का जितना अन्न उस गांव को चाहिए उससे कम 10 गुना पैदा ना करता हो? हेलो, क्या आज भी कोई ऐसा गांव है जो अपनी जरूरत से 10 गुना से ज्यादा का कम, 10 गुना से कम पैदा करता हो? 10 गुना नहीं तो 5 गुना तो मिनिमम। अरे 10 गुना तो कम से कम है। यहाँ पे टैक्सी वाले ट्रके भरवाते हैं, 10 गुना से ज्यादा हो गया। भाई तुम जरूरत की बात कर रहे हो अभी, क्या मैं पूछ रहा हूँ उसकी जरूरत जवाब। मैं ट्रक की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं 10 गुना ट्रक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10 गुना प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10 गुना जरूरत की बात कर रहा हूं कि जितना तुम्हारा पेट भर सके सभी लोगों का, किसान का नहीं, गांव के सभी लोगों का पेट भर सके, उससे 10 गुना की जरूरत, साल भर की, एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, साल भर की। करता कि नहीं करता? इसीलिए पिछले 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हम 33 करोड़ थे। हम, अंग्रेजों ने हमारी व्यवस्था को ऐसा तोड़ा कि हम अपनी जरूरत के अनाज भी पैदा नहीं कर पा रहे थे। 1942 में भारत में, खासकर बंगाल में अकाल पड़ा, और अकाल इतना भयंकर पड़ा कि वहां लगभग 1.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। कहाँ में? बंगाल में। और हैरानी की बात यह है कि उस साल रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन हुआ, भूख से मर गए 1.5 करोड़ लोग, रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन हुआ। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि सारा का सारा अनाज किसानों से, घर से छीन के निकाल के यूरोप के विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में भेज दिया, और यहाँ के लोगों को बीजने के लिए बीज भी नहीं छोड़ा। क्या पड़ा था अकाल? वो प्रकृति का अकाल नहीं था, वो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया हुआ अकाल था। और आज ये जो साल है जिसमें हम बैठे, हम उस अकाल को फिर से पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव आज भी अपनी जरूरत से 10 गुना से ज्यादा पैदा कर रहा है, पर लाभ की लालच में, रुपए की लालच में, प्रॉफिट की लालच में, कीमत की लालच में हम अपना सोना बाजार में, मंडी में लाके लगाते हैं, और वो उसको आपको कीमत नहीं देता। वो क्या करता है, जो चीज आप खरीदते हो उसकी कीमत लगातार DAP, यूरिया, डीजल, पेट्रोल, बिजली, पेस्टिसाइड, जो भी चीजें वो आपको देते हैं, वो उसकी कीमत लगातार बढ़ाते जाते हैं। और जो भी चीज आप पैदा कर रहे हो उसकी कीमत लगातार घटाते जाते हो। तो आप पैदावार में कमजोर हो कि कीमत में कमजोर हो? तो आपकी लड़ाई पैदावार से है या बाजार से? आपकी की लड़ाई पैदावार से है या सरकार और बाजार की उस व्यवस्था से है जो आपका सोना, आपकी पैदावार, आपकी कुशलता, आपकी क्षमता को लूटती रहती है, कमजोर करती रहती है, और बाजार के चंद लोगों की व्यवस्था को कम करती रहती है। तो भारत में उत्पादन की कोई कमी नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आज हमारा भारत का हर गांव निर्णय कर लेता है कि एक भी अनाज का दाना मार्केट में लिया है, तो गांव का क्या जाएगा? और बच जाएगा। गांव का क्या जाएगा? कोई भूखा मरेगा, कोई प्यासा मरेगा। अच्छा, जो मर रहे हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे। यस नो? गाय भैंस, अब वो गाय भैंस को ज्यादा मिलेगा, पोषण मिलेगा। यस नो? कुत्तों को भी ज्यादा मिलेगा, जीवों को भी ज्यादा मिलेगा, तो सब पोषित हो जाएंगे। यस नो? तो गांव का क्या जाएगा? हाँ, तो मेहनत में क्या जाएगा? मेहनत के बदले अनाज मिलेगा, वो तेरे पास से तो रहा, तेरी मेहनत कहीं नहीं गई, तेरे पास ही रही। तो 10 गुना 50 गुना 100 गुना होके तुम्हारे पास थे। तो गाय भैंस को खा के वो गाय भैंस खा के क्या खा जाएगी? बदले में क्या देगी तुमको? तो क्या गया तेरा? फिर भूखा ना, फिर क्या? गाय भैंस मेहनत जाएगी, अनाज जाना हो जाएगा, भैंस को पिलाना पड़ जाएगा, वापस तुम्हारे पास ही आ रहा है। लाभ नहीं मिल रहा। किसको? हमारे जैसों को नहीं, मेरे को।
तुम क्या सबकी चिंता करते रहते हो, अपनी भूल जाते हो अपने तक। तो मुझे ये बताइए कि भारत में हमें व्यवस्था पुनः लाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, क्या करना होगा सर? हाँ, एक होना पड़ेगा। क्या एक होना? एक सोच के साथ। किस क्या कौन सी सोच? जो हमारे समाज व्यवस्था है, हमारी बड़ी सिंपल है कि हम अपनी व्यवस्था की तरफ अब लो चले, क्योंकि व्यवस्था बनानी नहीं है, व्यवस्था पहले से है। हमें उस व्यवस्था को फिर से समझना है और फिर से उस व्यवस्था में जीना शुरू करना है, राइट? और जल्दी करना, नहीं तो एटम बम तैयार रखे उन्होंने, अगले वायरस अगले लॉकडाउन तैयार रखे। अच्छा, जब अगला लॉकडाउन लगेगा तो आपको क्या करना है? आपको भी सेकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्या? हमारा अनाज यही है। जैसे ईरान को अपने बंकर खोदने पड़े युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से, आपके बंकर क्या होंगे? आप अपनी पैदावार, अपने बच्चे और अपनी फसल, इसकी रक्षा करो। क्योंकि जब आप अपने बच्चे उनको देते हो रिक्शा चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए, सड़कें खोदने के लिए, ठीक है, एआई डिजाइन करने के लिए, बंदूकें चलाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए, तब वो आके आपके ऊपर अटैक करते हैं उनके बच्चों को लिए, आपके बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को हाथ में बंदूक दे के आपके पास नहीं आते, वो आप ही के बच्चों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपको ही अपनी फसल और नस्ल दोनों का पहरा देना पड़ेगा। इसीलिए जनता सरकार मोर्चा कि हम अपनी फसल और अपनी नस्ल दोनों की रक्षा करेंगे। और दोनों की रक्षा कैसे करेंगे? अपनी व्यवस्था में, क्योंकि जो रक्षा होती है वो व्यवस्था में होती है, उससे बाहर नहीं होती। कोई अकेला व्यक्ति व्यवस्था नहीं बना सकता, कोई एक परिवार व्यवस्था नहीं बना सकता, कोई एक गांव व्यवस्था नहीं बना सकता। उसके लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा, और एक नारे से नहीं होगा, व्यवस्था से होगा। ठीक है ना? अगर व्यवस्था समझोगे तो मुझे हर पड़ोसी की जरूरत है, अगर व्यवस्था समझोगे तो मुझे मोची की जरूरत है, अगर व्यवस्था समझोगे तो मुझे नाई की जरूरत है, अगर व्यवस्था समझोगे तो मुझे सफाई करने वाले हमारे मित्र की भी जरूरत है, अगर व्यवस्था समझोगे तो हमें गाय की भी जरूरत है और भैंस भूसी की भी जरूरत है। जैसा नो, फिर ये सारी भैंसें गाय हमारी माता है वाला मामला खत्म हो जाए। क्यों मैं गाय की रक्षा करूं? क्यों ना मैं हर जीव की रक्षा करूं? तो हमारा नारा क्या होगा? गाय की रक्षा करना, गाय को राष्ट्रीय पशु करना, या हर पशु राष्ट्रीय है? और कौन से राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु है? हर राष्ट्र का। हेलो, हर गांव का। उसके लिए हम जाके कोई प्रियम्बल लिखने की जरूरत नहीं है। हम अपने गांव से शुरू करेंगे कि हमारे गांव का हर पशु, उसकी रक्षा और संवर्धन करना वो हमारा काम है। बस ये कर लेंगे। पशु आपको अपना तुरंत आपको आपका हिस्सा आपको देते ही है। यस नो? आप पशु को ज्यादा देते हैं, पशु आपको ज्यादा देता है? हेलो, तो ये व्यवस्था करनी है। तो जनता सरकार मोर्चे का बड़ा सिंपल सा आइडिया है कि आप लोग लौट चले अपनी व्यवस्था में, जिसमें हर एक जीव का रक्षण, पोषण और संवर्धन, यही एक व्यवस्था है। उनके और प्रकृति है सुनिश्चित करती है। हमें कोई यूनिवर्सिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी सामने खुली है, प्रकृति सामने खुली है। हमारे पूर्वजों ने यही पढ़ाई की थी और इसी को अपनी संस्कृति में, इसी को अपने ग्रंथों में, इसी को अपने मूल्यों में, इसी को अपने धर्म में, इसी को अपने संस्कार में उन्होंने हमको संजो के समेट के दिया है। हम उसको करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी चिंता करेंगे या इसकी चिंता करेंगे? हेलो, व्यवस्था जो होती है, जन अगर इसकी सुरक्षा के लिए लग जाएगा तो जन की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी।
जन का संवर्धन अपने आप हो जाएगा। इसको कब दोगे तो प्रलय हो जाएगा। तो जो मॉडर्न व्यवस्था है जिसको हम अव्यवस्था कह रहे हैं, वो क्या कर रही है? हमारे जल, हमारे जंगल, हमारी जमीन और हमारे जानवरों को और अंतोगत्वा इंसानों को, हमारी नस्लों को, हमारी फसलों को खत्म करने की तरफ जा रही है। हम उसको अस्वीकार करते हैं और अब मिलके हम अपनी व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए हुंकार भरते हैं। भारत की हुंकार है जनता व्यवस्था ही संस्कार है, संसार है। यस, ये है हमारा सीधा सीधा विजन। इसमें किसी को सवाल है तो पूछो। लोग सुनते नहीं ये बात जब मैं अपने गाँव में करता हूँ। हेलो।